Hello friends, my name is Shakti Nandan. Once again, welcome to my channel Pax Indica. Pax Indica, as you know, is a concept, a theory, and which means peace in India, peace by India. So the idea is that how India can establish peace and growth in the world. But peace and growth in the world होने के पहले peace and growth इंडिया में भी होना चाहिए. और today, interestingly, I'm going to talk about तीन ऐसे watershed movements जो मेरे हिसाब से इंडिया की पॉलिटिक्स या इंडिया का लीडरशिप आने वाले टाइम पे डिफाइन करने वाला है। ये पिछले 10-12 साल के इवेंट्स हैं, इसलिए ये सारे इवेंट्स बहुत ही रिसेंट हैं। आप सब लोग भी इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। देखिए 60s, 70s, 80s, 90s के बारे में बहुत आइडिया तो नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो जो पहला मूवमेंट है, पहला जो वाटरशेड मूवमेंट है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है करप्शन का मुद्दा, जो आम आदमी पार्टी ने उठाया था अन्ना हज़ारे आंदोलन के समय पे। और उसको एक वाइड स्केल रिकॉग्निशन मिला था। मैं खुद पार्टिसिपेट किया था उस अन्ना हज़ारे आंदोलन में। उस टाइम पे ऐसा कुछ माहौल था जहाँ पे हमें गवर्नमेंट ऑफ द डे पे बिलीव नहीं हो रहा था, और करप्शन रैम्पेंट था। हर जगह करप्शन की बातें होती थी, हर चीज़ में करप्शन की बातें होती थी, और हर जगह ऐसा लगता था कि इंडिया, डिस्पाइट एवरीथिंग, इंडिया पीछे जा रहा है। और ये सिर्फ कुछ हैंडफुल पॉलिटिकल पार्टीज़ के कारण से इंडिया पीछे जा रहा है। और उस टाइम पे अन्ना हज़ारे और अरविंद केजरीवाल एंड उनकी पार्टी, उनकी बाकी कलीग्स लोगों ने एक होप बन के हमारे सामने आए थे। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो अन्ना हज़ारे को जो समर्थन मिला था, वो समर्थन बहुत ही ज़्यादा व्यापक था। मतलब उस टाइम पे ऐसा होता था कि लोग खुद ही आते थे, आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वहाँ पे लोग खुद ही आते थे, खुद ही इवेंट में पार्टिसिपेट करते थे। एनर्जी होती थी सबके अंदर, सबको लग रहा था कि वो भी एक चेंज के पार्ट बन गए हैं। तो अन्ना हज़ारे आंदोलन का एक बहुत ही इम्पैक्ट अच्छा हुआ था कि हमने एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन खड़ा कर दिया था, और जहाँ पे ये दिखा दिया था कि इंडियंस कैन कम एज एन इंडियंस रादर देन कास्ट, रिलीजन एंड ऑल, राइट। तो वो एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ था। अनफॉर्चुनेटली उसका एक नेगेटिव साइड भी हुआ है, और नेगेटिव साइड ये हुआ है कि लैक ऑफ ट्रस्ट। जिस तरीके से पिछले 8-10 सालों में आम आदमी पार्टी ने अपना पब्लिक कंडक्ट को किया है, उसके कारण से लोगों का ट्रस्ट, जो नई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो नई पॉलिटिकल पार्टीज़ बनने वाली होंगी, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है कि लोगों का ट्रस्ट उनको गेन करना। और ये मेरे ख्याल से इंडिया, जो विच इज़ द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, आप जैसा भी चाहो, तीनों ही बात सही हैं, जो भी आप चूज़ करना चाहो। इसमें अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाना इतना डिफ़िकल्ट हो गया है, या लोगों का ट्रस्ट एक पॉलिटिकल पार्टी से बनाना, ट्रस्ट जीतना इतना डिफ़िकल्ट हो गया है, देन दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। जितना बड़ा हमारा देश है, 140 करोड़ का देश है, यहाँ पे अगर पॉलिटिक्स में आपको लैक ऑफ ट्रस्ट आ जाए। देखिए एग्जिस्टिंग जो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, डीएमके एंड ऑल दोज पार्टीज़, उनका भी एक ट्रस्ट लेवल है, उनका एक वोट लेवल है। बट व्हाट इफ़ अगर किसी बंदे को अपने एक अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट लेके जाना है, व्हाट इफ़ समबडी वांट्स टू कम अप विद एन अल्टरनेटिव आइडिया ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, वो उसका स्पेस बहुत कम हो गया है। तो दैट इज़ वन ऑफ द चैलेंज जो कि आम आदमी पार्टी के कारण हुआ है। और जब लोगों ने देखा है कि पार्टी जो है, जो कि विच लुक्स लाइक वेरी नोबल, कमिंग विद द राइट इंटेंट, एंड दे रियली वांट टू चेंज द सिस्टम एंड स्ट्रक्चर, एंड दे कम अप विद एन अल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द डेवलपमेंट। और जब आप उनको देखते हो कि दे आर ऑल्सो फॉलिंग फ्लैट, एंड दे आर ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ द कोटरी, या वो भी करप्शन के पार्ट हो गए, या वो भी सो कॉल्ड पॉलिटिक्स के पार्ट हो गए हैं, देन यू फील लिटिल डिसअपॉइंटेड। और मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी का जो सबसे बेकार या सबसे वर्स्ट कंट्रीब्यूशन है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, वो ये है कि दे आर जस्ट लाइक एनी अदर रीजनल पार्टीज हु वर्क्स फॉर देमसेल्व्स। उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, उनको सिर्फ करप्शन करना है, और उनको सिर्फ भटकाना है लोगों को। तो मेरे ख्याल से ये एक आम आदमी पार्टी का बहुत बुरा कंट्रीब्यूशन है। तो क्या किया जाए? मुझे नहीं पता क्या किया जाए, लेकिन अगर आपका कोई अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट है, तो एक शेर जो है, उसको याद रखिए, माना अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। तो दिया जलाइए, अगर हो सके तो लोगों के बीच जाइए। और मुझे इतना ज़रूर लगता है कि अगर आप एफर्ट लगाते हैं, इंटेंट अच्छा है, तो आपकी पॉलिटिक्स में आप एंट्री करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा। बट वो क्या है कि ट्रस्ट बिल्ड करना आसान नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल जी को भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिल गया था, क्योंकि अन्ना हज़ारे आंदोलन से ही वो उठ के आए थे। वो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो उसके हीरो बन गए थे, एंड देन ही बिकेम द सेंटर ऑफ पीस, एंड दैट्स हाउ ही वन द दिल्ली लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई उनकी। लेकिन अल्टीमेटली वो एक जिस थॉट प्रोसेस या जिस स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, वो स्कूल ऑफ थॉट में एनार्की है, और फ्रीबीज हैं, और
एक एक बड़ा ही कम्युनिस्ट सोच दिखाई पड़ती है, जहाँ पे आप सबको फ्री दे दो। आप जहाँ पर आप देश के व्हाट शुड आई से जो हमारा एक सॉवरेनिटी है, आप उसके खिलाफ ही हो जाओ। आपने पंजाब में देखा, पंजाब में सेपरेटिज्म पे उनका कोई भी लगाम नहीं है। उनको अल्टीमेटली इस बात से मतलब है कि मुझे वोट कैसे मिले एंड हाउ शुड आई सर्वाइव कीप सर्वाइविंग माई रूल रूल इन दिस गवर्नमेंट, वेदर इट्स पंजाब और इट्स दिल्ली। सो वो आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है, जो कि मुझे लगता है कि एक वाटरशेड मूवमेंट है फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। और जब पर्टिकुलर जब मैं बात करता हूँ पैक्स इंडिका की, तो हमारा डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत थ्राइविंग होना चाहिए। यहाँ पे अल्टरनेट व्यू पॉइंट के ना सिर्फ प्रोपोनेंट्स होने चाहिए बट ऑल्सो सपोर्टर्स होने चाहिए। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने इस चीज़ को एक ही हैज़ गिवन इट्स अ डेडली ब्लो। बट अगेन इंडियन स्पिरिट और इंडियन that's what we are known as we are known for। जब सब चीज चिप्स व्हेन चिप्स आर डाउन देन सम सुपर हीरो इमर्जेस। तो इसीलिए दिया जलाइए। अगर आपको लगता है कि कोई अच्छा काम आपके मन में है, कोई अल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप उसको लेके आगे बढ़िए। आई एम श्योर कि आपको इवेंचुअली आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। बट हाँ, दिस इज वाटरशेड नंबर 1 कि जो हमारा करप्शन का पूरा मूवमेंट हुआ था। नाउ द सेकंड विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज द वेरी रिसेंट थिंग, किसान आंदोलन, फार्मर्स प्रोटेस्ट। इमेजिन कीजिए 140 करोड़ का देश है, यहाँ पे कुछ मुट्ठी भर, और जब मुट्ठी भर बोलता हूँ तो 8-10 लाख बहुत आराम से आते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही ज़्यादा है। और 8-10 लाख भी ना हो तो 20,000, 10-20,000, 50,000 लोग बहुत होते हैं। कैमरा बहुत दिखाई पड़ते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं एक्चुअली। और इंडिया की जैसी डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी में अगर हम इनको वॉइस ना दें, जहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, अगर हम इनको वो स्पेस ना दें, देन डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं है। बट ये भी एक सोचना पड़ेगा कि क्या कुछ मुट्ठी भर लोग फॉर देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट कैन कैन टेक द इंटायर नेशन इन होस्टेज। ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या कुछ मुट्ठी भर किसान जो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं फॉर द होल ऑफ फार्मर्स इन इंडिया, क्या वो किसी देश को किडनैप कर सकते हैं? और लिटरली किडनैप हो रहा है। आपने यहाँ फार्मर प्रोटेस्ट में देखा है, दे आर टॉकिंग अबाउट एवरी बैड थिंग पॉसिबल, कि हम प्रधानमंत्री को ये कर देंगे, हम अपोजिशन पार्टी के साथ हैं, हम लड़ाई करेंगे, हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। आपको लगता है ये सारे के सारे बंदे किसान जो हैं, ये वाकई गरीब लोगों के लिए यहाँ पर आए हैं? ये सारे अमीर लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर बिग पीपल। और उन लोग को सबसे ज़्यादा सब्सिडी मिलती है, हर चीज़ की सब्सिडी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलती है। और ऑफ कोर्स ग्रीन रिवॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा पंजाब का हुआ था। तो उनको एक हिस्टोरिकल गवर्नमेंट ने बहुत कुछ दिया है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, अपना सब कुछ देकर उन्होंने भारत देश के लिए अन्न के भंडार भरे हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे। पर मैं बोल रहा हूँ साथ में इंडिया ने भी उनको सपोर्ट किया है, एज अ कंट्री में हमने सपोर्ट किया। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारा एक हिस्सा मजबूत है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन अगर आप इस गर्व को गलत तरीके से लेकर जाओगे, देन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। आप इंडिया में रह रहे हो और आप इस डेमोक्रेसी के रूल्स को अपने हिसाब से ट्विस्ट करके गवर्नमेंट को होस्टेज नहीं बना सकते हो। आप सोचो ज़रा, अगर आपकी डिमांड्स इतनी अनरियलिस्टिक हैं, आपने एमएसपी के बारे में बोला कि हर में गारंटी दो, कानून बना के गारंटी दो, सारे कर्ज माफ़ कर दो, सारा हमें 10,000 रुपये का पेंशन दो। मतलब आप लोगों ने समझ क्या रखा है और आप लोग किस कल्चर को बढ़ावा दे रहे हो? कल को 10-20,000 लोगों को इकट्ठा करके कोई भी बंदा खड़ा हो जाएगा, बोलेगा हम रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट इंडिया में ऑटोक्रेसी तो है नहीं, चाइना तो है नहीं इंडिया की आप सबको के ऊपर मिलिट्री कार्रवाई कर दे या पुलिस कार्रवाई कर दे भयंकर तरीके से। और अनफॉर्चुनेटली ये भी है कि आपको पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट मिलता है। और जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने मैनिफेस्टोज में आपको किसान कानून बढ़ाने की बात की थी, वो वापस से अपना रंग बदल देते हैं जस्ट बिकॉज उनको पॉलिटिकल माइलस्टोन या गेन करना है। तो ये एक ना बहुत ही नेगेटिव कह सकते हैं ट्रेंड हो गया है। और आप इमेजिन करो कि अगर देश में, भारत जैसे देश में, जहाँ पर ना यूनिफॉर्मिटी, ना लैंग्वेज में है, ना लुक में है, ना रंग में है, ना लोगों के ऑक्यूपेशन में है, ना लोगों के कल्चर में है, अगर कल को कोई भी
स्टेट आके कैसे खड़ा हो जाता है। कल को मध्य प्रदेश के 10-20 हज़ार लोग आके खड़े हो जाते हैं, दिल्ली में पहुँच जाते हैं कि हम दिल्ली कुछ कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री का घेराव कर रहे हैं, हम राष्ट्रपति का घेराव कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? गवर्नमेंट के हाथ बंधे हुए हैं, गवर्नमेंट चाहे तो आपको आपको बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट करेगी नहीं क्योंकि हम डेमोक्रेसी में हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका फ़ायदा उठाते जाओ और आप ये समझो कि अगर आपने आज इसका फ़ायदा उठा दिया, तो आपने एक ऐसा फिशर, एक ऐसा दरार खड़ी कर दी है, जो कि जिसका एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए इंडिया में लोगों की कमी नहीं है। आपने एक टेम्पलेट दे दिया उनको कि आपको अगर सरकार से कुछ काम कराना है, तो ऐसे ही काम कराना है। उसका रिपरकशन क्या होगा, वो आप सुनने को तैयार नहीं हो। तो ऐसा देश थोड़ी ना बनता है यार। आप इस देश में रहते हो, आपको इस देश में आप अन्नदाता हो, समझ में आ गया मुझे। लेकिन आप बस अकेले अन्नदाता नहीं हो ना, सभी लोग और भी लोग हैं। 80% किसान तो हमारे यहाँ लेस देन 1 हेक्टेयर या बहुत ही माइक्रो होल्डिंग वाले किसान हैं, जिनके पास ज़मीन बहुत ही कम है, लेस देन 1 हेक्टेयर कम है। ठीक है, तो आप ऐसे किसानों के साथ अ, आप अगर इनको चाहते हो कि वो आप उनके पूरे रिप्रेजेंटेटिव बन गए हो, तो दैट्स नॉट करेक्ट। और आप इंडिया को होस्टेज बना रहे हो, दिस इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो ये एक सेकंड फैक्टर है जो कि इंडियन डेमोक्रेसी को और पैक्स इंडिया को स्ट्रेंथन करने में या उसको शेप देने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। द पॉइंट हियर इज़ हाउ द गवर्नमेंट इज़ डीलिंग विद दिस फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और आई गेस जो इस गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होगा, अगर उसको इस चीज़ को सॉल्व कर पाते हैं तो, क्योंकि इसके परिणाम बड़े ही दूरगामी हैं और ये बहुत ही नेगेटिव तरीके से इसके परिणाम आ सकते हैं। और इसके पास इस चीज़ के पास इतना पोटेंशियल है कि पूरे देश को वापस से बनाना रिपब्लिक में कन्वर्ट कर सकता है या बाल्कनाइजेशन कर सकता है कंप्लीट। और बाल्कनाइजेशन का कोई एंड नहीं होता है। हम ऑलरेडी बहुत सारे डिवाइडेड हैं, बहुत टाइम से हम डिवाइडेड हो रखे हैं, पिछले 200 300 400 सालों से हम कई तरीकों से डिवाइडेड हो रखे हैं। कास्ट में, लैंग्वेज में, रिलीजन में, कल्चर में, खाने में, पहनावे में, सब जगह पे। तो हमें ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारा नेगेटिव नहीं है। हमने इसको अभी तक स्ट्रेंथ के रूप में अब इसको पेश किया है और हम इसको स्ट्रेंथ के रूप में मानते हैं। तो प्लीज़ ऐसा कोई भी काम मत कीजिए जिस काम से देश को फ़र्क पड़े। इसीलिए यही फ़र्क होता है नेशनलिज़्म में और जिंगोइज़्म में। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी रूलिंग पार्टी के भक्त बन जाइए या किसी रूलिंग पार्टी को आँख मूंद सपोर्ट कीजिए, आप मत कीजिए। आप चुनाव लड़िए, आपके पास ऑप्शन है ना। आपके पास ऑप्शन है कि आप सरकार में आएँ और अपनी बात को मनवाएँ। लेकिन आप सोचेंगे कि आप ट्रैक्टर को मॉडिफ़ाई करा के उसको क्रेन बनवा देंगे और उसके बाद पूरी तैयारी के साथ आप आएँगे और प्रधानमंत्री का या राजधानी में प्रवेश करेंगे। तो अगर आपके पास ये फंडामेंटल राइट है, तो बाकी लोगों के पास भी फंडामेंटल राइट है कि उनके साथ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लास्ट टाइम भी अगर आपको याद हो तो कोर्ट ने जब उस टाइम पे 2021 में 20-21 में जब किसान आंदोलन हुआ था 21 में, उस टाइम पे कोर्ट ने बोला था कि किसान आंदोलन खत्म करना चाहिए। आपने तो कोर्ट की बात नहीं मानी थी उस टाइम पर। तो कोर्ट में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इंडिया में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, तभी देश चल पाएगा। और इस सिचुएशन को मिटाने के लिए हमें बहुत ही जो जो लोग प्रोटेस्ट का पार्ट नहीं है, जो सपोर्ट नहीं करते हैं, ये उनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे प्रोटेस्ट को बिल्कुल ही शोकेस ना करें या ऐसे प्रोटेस्ट को बिल्कुल सपोर्ट ना करें। आप सोचो ज़रा, यहाँ पर किसान आके बोल रहे हैं, एसी की गाड़ी है, कैरावन में बैठे हुए हैं, अब बोल रहे हैं हमारे पास 6 महीने का राशन है। कौन सा गरीब किसान होता है जिसके पास 6 महीने का राशन एक साथ होता है? फॉरगेट अबाउट किसान, आप मुझे बताओ, मिडिल क्लास के वाले जो बंदे होते हैं, उनके पास क्या 3 महीने का 6 महीने की सैलरी होती है कि वो सस्टेन कर लेंगे अगले 3 4 6 महीने तक, और उनको आप आज जॉब से हटा दो तो आप जो किसान यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कोई गरीब नहीं है, उनके साथ कोई सिंपैथी रखनी नहीं चाहिए किसी को। अब मेरा तो मीडिया से भी ये अनुरोध रहेगा कि उनको आप ज़्यादा कवरेज देना बंद कीजिए। अब पुलिस और गवर्नमेंट ऑफ कोर्स ये रहेगा कि आप इनसे बातचीत करते रहिए, बट अनरियलिस्टिक डिमांड को आपको बिल्कुल एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं, चाहे इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। और मुझे लगता है कि अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और हैंडल का मेरा मतलब कोई फ़ोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसा जिसके थ्रू इनको समझ में आ जाए कि हाँ, ये गलत कर रहे हैं, या इनको कुछ ऐसा कि हाँ, आप ऐसा करेंगे तो हम एक एक ब्लूप्रिंट पे हम साथ में आ सकते हैं, देन वी कैन वर्क टुगेदर। लैक ऑफ ट्रस्ट को अगर हम हटा सकते हैं तो हम काम करते हैं। बट मेरा पॉइंट यहाँ पे एक ये भी है कि पता नहीं ट्रस्ट के कारण लैक ऑफ ट्रस्ट है, वो तो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन क्या वो ट्रस्ट को मिटाना है, या जो ट्रस्ट की जो खाई बन गई है, उसको भरने के लिए भी तैयार है कि नहीं है? ताली दोनों हाथों से बजती है। तो उनको भी आगे आना पड़ेगा, किसानों को भी आगे आना पड़ेगा, और किसान मतलब रिच फार्मर्स को आगे आना पड़ेगा।
ये एक अजीब सा फॉर्मूला है ना कि लोग तुरंत ही ट्रैक्टर लेंगे, 10-20 हज़ार ट्रैक्टर उठाकर पहुंच जाएंगे दिल्ली। उनको लगता है यहाँ पे उनका अराजकता फैलाएंगे, गुंडागर्दी करेंगे, सरकार को मंगवा लेंगे। ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है यार कि ऐसा आप ऐसे काम करो। और इसीलिए बाकी लोगों को बड़ा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है बाकी लोगों के लिए कि अगर ये लोग इस टाइप के जो अराजक तत्व है, अगर ये सड़क पर उतर सकते हैं तो हमें भी सड़क पर उतर के इनको अपोज करना पड़ेगा पीसफुली कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन साथ में पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। अगर आज के डेट में बस कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ का सपोर्ट ना रहे तो मुझे नहीं लगता इन लोग इतना आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए जो हमारे कांग्रेस पार्टीज़ के लोग हैं या जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, इन सबको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ को कि ये अपने अपने राज्यों में इस टाइप की चीज़ों को ना पनपने दें, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू हैम्पर द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इन अ बिग वे। लेकिन सर एक गुड पार्ट जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि ये लास्ट हो रहा है। अब अगर इसको एक बार इसको सॉल्व कर दिया जाएगा ना, इस प्रोटेस्ट को इन अ राइट वे, इन अ विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द कंट्री, अगर सरकार को लगता है, अगर एक्सपर्ट्स को लगता है कि सरकारों की इनकी मांगें पूरी कर लेनी चाहिए, कर ले मांग पूरी। मुझे नहीं पता कि एक्सपर्ट का क्या व्यू पॉइंट है, लेकिन जितना मैंने देखा है, पढ़ा है, सुना है, उसके बाद मुझे लगता है कि काफ़ी अनरियलिस्टिक डिमांड है जिसको सरकार पूरा नहीं कर सकती है। तो मेरे ख्याल से इसको तो पॉसिबल नहीं है कि पूरा किया जा सकता है। लेकिन हाँ, मैं तो इस बात पे ध्यान दे रहा हूँ कि अगर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो ये एक ऐसी बड़ी उपलब्धि बन जाएगी सरकार की जिसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान भले चाहे ना हो, लेकिन ये भारत देश के लिए बहुत बड़ा एक मूवमेंट होगा, एक वाटरशेड मूवमेंट होगा जो कि हमारी डेमोक्रेसी को फर्दर स्ट्रेंथन करेगा। और जो कि इस बात को भी अंडरलाइन करेगा कि इंडिया में अगर पॉलिटिकल विल हो तो हम बहुत बड़े बड़े चीज़ों से भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड देन वंस इंडियन डेमोक्रेसी इज स्ट्रेंथेंड स्ट्रॉन्ग, देन वी कैन टेक दिस डेमोक्रेसी फॉरवर्ड एंड हम वर्ल्ड पीस के बारे में बात कर सकते हैं और वर्ल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। सो ये था मेरा पॉइंट नंबर 2। मेरा जो लास्ट पॉइंट है जिसका मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ, दैट इज़ नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड। आप देखो, नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड जो है ना, ये बहुत टाइम से हम सुनते आ रहे हैं, बचपन सुनते आ रहे हैं कि साउथ में, तमिलनाडु में जब लोग अपना एड्रेस लिखते हैं साउथ ऑफ इंडिया। दे डोंट राइट इंडिया, दे राइट साउथ ऑफ इंडिया। आई डोंट नो कितना सही कितना गलत है, बट हाँ, इस टाइप की थ्योरीज हमेशा आती रहती है, इस टाइप की डिस्कशन में सुनाई पड़ते रहते थे। जैसे होता है दिल्ली में, ये भी सुनाई पड़ता था कि दिल्ली में जो साउथ दिल्ली के जो लोग हैं थोड़ा पॉश हुआ करते थे, ग्रीन पार्क वगैरह वाले जो एरियाज़ है। यहाँ पे लोग क्या करते थे, यहाँ पे लोग जब दिल्ली में अपना एड्रेस लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे साउथ दिल्ली। तो वो तो एक एक क्या बोलोगे आप उसको, दिस इज़ वे पीपल वांट टू बी सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड, वो ओके है। बट जो नॉर्थ एंड साउथ का जो डिवाइड है, साउथ ऑफ इंडिया का जो डिवाइड है ना, वो डिवाइड बड़े आर्टिफिशियल है। इंडिया एक कल्चरल सिविलाइजेशन है। बिफोर ब्रिटिश डिड नॉट गिव इंडिया एज अ डिड नॉट क्रिएट नेशन। इंडिया एग्जिस्टेड इवन बिफोर ब्रिटिशर्स। सो इंडिया का एक कल्चरल हेरिटेज तो बहुत पहले से था। ब्रिटिश ने आकर से कोई पॉलिटिकल कोई इसको उन्होंने एक बाउंड्री जरूर दे दी थी, लाइक जो बाउंड्री हमने खींची नहीं थी, लेकिन बाउंड्री थी, पहले भी थी, बस उनको उन्होंने फॉर्मलाइज कर दिया था। बट इंडिया वॉज ऑलवेज इंडिया। तभी आप देखो हमारे चारों धाम कहाँ कहाँ होते हैं, कन्याकुमारी में भी होता है और हिमाचल में भी होता है, और अगर आप बोलोगे तो कैलाश में भी होता है, और इधर भी होता है, नॉर्थ में भी होता है, वेस्ट में भी होता है, और इधर ईस्ट में भी होता है। तो हम तो कल्चरली एकजुट तो थे ही, तो उसमें तो कोई नई बात नहीं है। बट जो साउथ और नॉर्थ का जो डिवाइड है ना, ये भी एक पॉलिटिकल डिवाइड है। ये एक्चुअली स्टार्ट किया गया था पेरियार जी के द्वारा, जिन्होंने अपने आप को सो कॉल्ड एथीस्ट मानते थे, क्योंकि किसी धर्म को बिलीव नहीं करते हैं। आप मत कीजिए, दैट इज़ ऑल्सो ओके। हिंदू धर्म में या इंडियन लैंग्वेज में या रिलीजन में, सिविलाइजेशन में हर चीज़ का स्कोप है, हर चीज़ के लिए स्कोप है कि आप नहीं मानते हैं तब भी ओके है, मानते हैं तब भी ओके है, इनको मानते हैं तब भी ओके है, उनको मानते हैं तब भी ओके है। सो मच सो यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि जिस टाइम पे वो मूवी आई थी चोला मूवी से, जिसमें ऐश्वर्या राय हीरोइन थी, मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा। उस मूवी में भी उस टाइम पे कमल हासन ने बोला था, नहीं ये तो शैव जो शिवा है वो तो साउथ इंडिया के हैं, वो हिंदू नहीं है। अजीब सा तर्क नहीं लगता है आपको ये? इतना आर्टिफिशियल तर्क है। और ये अच्छी बात ये है कि जो डिवाइड था, जो पिछले कम से कम 40-50 सालों में का जो डिवाइड था ना, वो डिवाइड अब ख़त्म हो रहा है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और ख़त्म होगा ही होगा, बिकॉज ये एक आर्टिफिशियल डिवाइड था। दिस इज़ नॉट अ डिवाइड विच वॉज इन रूटेड इन अस। ये एक आर्टिफिशियल डिवाइड है और इस डिवाइड को ख़त्म होना ही ज़रूरी है। एंड आई गेस वंस दैट डिवाइड इज़ ओवर,
वो इंडिया का थर्ड वाटरशेड मूवमेंट होगा, जो कि इंडिया की डेमोक्रेसी को फर्दर स्ट्रेंथन करेगा। आप देखो, जैसे ही नेशनल पार्टीज़ का या फिर बाद में एक्चुअली नेशनल पार्टीज़ या रीजनल पार्टीज़ की बात नहीं है। रीजनल पार्टीज़ तो कई सारी हैं, वेस्ट बंगाल भी है जो कि एक बॉर्डर स्टेट है। वहाँ पे वहाँ पर तो ऐसी ऐसी बात कभी नहीं हुई कि बंगाल अलग है और इंडिया अलग है, ऐसी बात तो कभी नहीं हुई। तो तमिलनाडु में जो पर्टिकुलर तमिलनाडु में ही था ये ज़्यादा हिसाब, मेरे ख्याल से कर्नाटका में कम है, आंध्रा में तो कम ही है, केरला में मुझे बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से केरला के ऐसा मैंने बहुत ज़्यादा सुना नहीं है। ये बात अलग है कि दीस केरलाइट्स, उन लोग का एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहा है हमेशा, तो शायद हो सकता है अपने आप को साउथ दिल्ली वाला फिनोमेना में रखते होंगे कि वी वांट टू बी separated from the rest of India because we are very literate state। बट जो तमिलनाडु का जो डिवाइड था, जिसको फर्दर डीएमके एंड एआईडीएमके ने जो क्रिएट किया था, और उसको फिर नॉर्थ एंड साउथ में कई लोगों ने डिवाइड करने की कोशिश भी की थी। ठीक है, नॉर्थ में कई सारे लोगों, बहुत सारे कल्प्रिट्स थे जिन्होंने इसको डिवाइड को फर्दर इन्हांस किया था। मेरे ख्याल से वो डिवाइड अब खत्म होने के कगार में, दैट्स अ गुड न्यूज़। और एक बार जब इंडिया स्ट्रेंथन हो जाएगा, यूनिफाइड हो जाएगा, जहाँ पे हर एक बंदा ऊपर से लेकर नीचे तक, जम्मू से लेकर अंडमान निकोबार या इंदिरा पॉइंट तक या उसके आगे जो भी पॉइंट होता होगा, उस पॉइंट से जब सारे बंदे एक जैसे सोचना स्टार्ट करेंगे, तब हमारे देश को ना एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ मिलेगी। अगर आप अभी देखोगे, इट जस्ट लाइक कि आपकी बॉडी है, उस बॉडी में आपके सारे पार्ट्स कंप्लीटली वर्क नहीं कर रहे हैं। कभी आपकी आँख में वर्क नहीं कर रही है, कभी आपके पैर वर्क नहीं कर रहे हैं, कभी आपका लिवर वर्क नहीं कर रहा है, कभी आपका माइंड वर्क नहीं कर रहा है, बट बाकी पार्ट्स वर्क कर रहे हैं। तो क्या आप 100% फिट कहलाओगे? आप नहीं कहलाओगे। सिमिलरली, जब तक हमारे सारे स्टेट्स एज अ नेशन अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं और इसके डेवलपमेंट के बारे में पहले नहीं सोचते हैं, तब तक हम एक फिट होके हम वर्ल्ड में अपनी धाक नहीं जमा सकते हैं। धाक जमाने का मेरा मतलब कोई नेगेटिव नहीं है। इंडिया के पास इतना कुछ देने के लिए कि इंडिया को देना चाहिए, लेकिन देने देने के स्टेज में आने के पहले हमें अपने आप को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमें बहुत ज़रूरत है कि हमें नॉर्थ साउथ डिवाइड से बचें, क्योंकि है नहीं है डिवाइड, ये बड़ी आर्टिफिशियल डिवाइड है। अजीब सी बात है हमारे इसमें इसमें ना सिर्फ साउथ की बात नहीं, मेरे ख्याल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें। जब भी बात करेंगे साउथ साउथ ऑफ विंध्यास, क्या मतलब होता है इसका? इंडिया की ये वहाँ पे अभी जैसे बात हुई थी कि हिंदी पट्टी, ये सब वर्ड क्यों यूज़ करते हैं मुझे समझ नहीं आता है। हिंदी पट्टी के लोग, हिंदी भाषी के लोग, कम ऑन यार, ये हिंदी भाषी के पट्टी जब जैसे अभी अगर आपने देखा होगा, जब ये इलेक्शन हुआ था, इसमें एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, सॉरी तेलंगाना का इलेक्शन हुआ था, मणिपुर का इलेक्शन हुआ था, ज़्यादातर डिस्कशन क्या होता है, हिंदी पट्टी में ये सरकार जीत गई है और साउथ में नहीं जीत पाई है। यार आप ही इसको डिवाइड क्यों क्रिएट करो? डिवाइड है ही नहीं, आप डाइवर्सिटी का एक वर्ड ले लेते हो, उसी को सारे लोग चिपकाते रहते हो अलग अलग तरीके से। प्लीज़ इस टाइप की चीज़ों को बंद कीजिए, मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से जनता से भी और अपने ऑडियंस से भी यही मेरा रिक्वेस्ट है कि जहाँ कहीं पर भी हो, इस चीज़ को आप वहीं पर ख़त्म कीजिए, क्योंकि ये है नहीं और ये हमें सिर्फ रोकेगा, हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। और जब तक मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल देश के लिए सेल्फलेस हो जाइए, मुझे नहीं पता है वो चीज़ पॉसिबल होती है आज की डेट में या नहीं होती है। हम भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी के एरा में नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो सोच सकते हैं कि हम कोई भी चीज़ हम ऐसा करें तो देश पहले है, उसके बाद हमें, और हमसे भी देश है। देखिए, इसमें ये दोनों साइड से है, ये एक साइड से नहीं है। पंजाब के जो मुट्ठी भर किसान है, अगर उनको लगता है कि उनके कारण ही पूरे देश में अन्न मिल रहा है, तो ये उनकी गलतफहमी है। या उनको ये लगे, या देश को या सरकार को ऐसा लगे कि नहीं सरकार के कारण पंजाब किसान है, ये भी नहीं है। मेरे ख्याल चीज़ें कहीं बिटवीन में है। पंजाब किसान ने सपोर्ट किया, भारत देश ने भी उनको सपोर्ट किया, और अगर भारत देश ने सपोर्ट किया तो पूरे देश ने सपोर्ट किया, क्योंकि आपको जो सब्सिडी मिलती है, आपको जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वो टैक्स पेयर मनी से ही मिलती है, उसके लिए पैसे हम ही देते हैं। तो ये मत समझिए कि सिर्फ आपकी मेहनत है, हमारी भी मेहनत है, और हम भी नहीं सोच सकते हैं कि सिर्फ हमारा कंट्रीब्यूशन है, आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये दोनों साइड से होता है एक्चुअली, और मेरे ख्याल से इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदर तक लेके जाएँ। एनीवे, तो मेरे पास ये 3 इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स थे वाटरशेड मूवमेंट, जो मुझे लगता है कि पिछले 10-12 साल में उभरे हैं, जो कि बहुत पहले से हैं, उभर के आए हैं अब। और अच्छी बात है कि उभर गए हैं, जब उभर गए हैं तभी उनका सॉल्यूशन निकलेगा। और अगर गवर्नमेंट इन तीनों का सॉल्यूशन निकाल लेती है, एक तो देखिए सोसाइटी वाला सॉल्यूशन है, केजरीवाल वाला जो मूवमेंट है,
किसान वाला मूवमेंट और ये नॉर्थ साउथ डिवाइड वाला भी सोसाइटी वाला मूवमेंट है। हर चीज़ में हम सरकारों को आगे नहीं दे सकते कि भाई सरकार ही आके इस चीज़ सॉल्व करे। कोई देश ऐसा नहीं करता है, इंडिया को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पहले हमें दुनिया से सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम दुनिया को सिखाएँगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी चीज़ों को सीखें। ऑलराइट, तो बस मैं यही पे ख़त्म करता हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये डिस्कशन, ये कोई एनालिसिस तो नहीं था, एक डिस्कशन था, एक टॉकिंग पॉइंट्स थे, आपको पसंद आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू वांट टू हियर मोर अबाउट इट, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, टिल देन हैव अ बेस्ट ऑफ योर टाइम। बाय बाय।